वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो बात करेंगे हम ट्रांसफार्मर की। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे प्यारा सा टॉपिक ट्रांसफार्मर। आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे ट्रांसफार्मर, घर के बाहर, गांव के बाहर, शहरों में, गलियों में, चौराहों पे लगा हुआ रहता है। आवाज़ें आती रहती है, अजीब सा कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था, यार वायर आती है तो वही वाला वायर डायरेक्ट घर पे क्यों नहीं आ जाता, ये बीच में ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है। जल भी जाता है कभी कभी। गांव वाले तो ज़्यादा जानते होंगे, पहले ट्रांसफार्मर गांव में जल जाया करता था तो महीनों महीनों गायब हो जाता। तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। इसका वर्ड है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है बेटा दलाल। हिंदी में बोले तो दलाल, सिर्फ दलाली करता है और कुछ नहीं करता है ना। दलाल का काम क्या होता है, एक से लिया और दूसरे को दे दिया, एक से लिया और दूसरे को दे दिया, सिर्फ इतना होता है। और बदनाम भी हो गया बेचारा, दलाल नाम दे दिया। दलाल बड़ा ही बदनाम वर्ड है हम लोगों के। अच्छा यार दलाली करते हो, तो ये भी वही करता है, एक सर्किट से लेता है एनर्जी, दूसरे सर्किट को दे देता है। इसका डिफिनीशन तुम लिख सकते हो या बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which transfer energy from one circuit to another circuit without changing its power and frequency through the magnetic field। ठीक है ना, डिफिनीशन में लिख सकते हो हिंदी में। TF जब ऐसे में लिखूं बेटा तो समझ जाओ कि ट्रांसफार्मर लिख रहा हूं, ठीक है ना। उतना बड़ा वर्ड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर इज अ electrical device which transfer energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ये कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता बेटा, या बनाता नहीं है, या एनर्जी का कन्वर्जन नहीं करता, इसीलिए इसको डिवाइस बोलते हैं। कोई ये नहीं है कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल टू कुछ और। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही एक सर्किट से दूसरे सर्किट में देता है, ठीक है ना। अब क्यों देता है, कैसे देता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इंजीनियर बड़े चालाक होते हैं, बिना काम का तो कुछ करते नहीं है, तो हम इसका क्यों करते हैं उस पर हम बात करेंगे। डिवाइस which transfer electrical energy from one circuit to another circuit। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है बिना पावर को चेंज किए हुए, विदाउट चेंजिंग इट्स पावर एंड फ्रीक्वेंसी। ना तो पावर को चेंज करता है, ना ही फ्रीक्वेंसी को करता है बेटा। अगर 50 हर्ट्ज है, दूसरे तरफ भी 50 हर्ट्ज ही होगा, सीधे सीधे टोटल पावर ट्रांसफर कर देता है। कैसे करता है बेटा, थ्रू द मैग्नेटिक मीडियम, थ्रू द मैग्नेटिक मीडियम। और ये काम करने के लिए किसका सहारा लेता है, मैग्नेटिक मीडियम का सहारा लेता है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, आइडियल डेफिनेशन है, बहुत जगह किताबों में मिल जाएगा आपको। अब कंस्ट्रक्शन देखो ऊपर में बना रखे हैं हम ट्रांसफार्मर का, मेन मुद्दा यही है, इसी बात को समझना है। कुछ हद तक तो आपको लग रहा होगा कि सर सोलेनॉइड बना दिए हो आप, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कि सोलेनॉइड हम बना दिए हैं। आप एक बहुत ही स्टार वर्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ट्रांसफार्मर में आप सुनते हो अक्सर, बुक में भी लिखता है, सारे लोग लिखते हैं, लोग पढ़ाते भी हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। बट बेटा ये वर्ड जो है सिर्फ समझने के लिए बोला जाता है, ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। टेक्निकली ये वर्ड गलत है,
प्राइमरी और सेकेंडरी बोलना गलत है। सिर्फ हम इंडिकेट करते हैं। प्राइमरी उसको जिधर से हम एनर्जी देते हैं और सेकेंडरी उसको बोलते हैं जिधर से हम एनर्जी ले लेते हैं, है ना। बस और कुछ नहीं है। वाइंडिंग को डिनोट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। यह स्टैंडर्ड है बेटा, आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे कहीं भी, ठीक है ना। IEEE स्टैंडर्ड है। आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही डिनोट करते हैं। लोग पढ़ाते हैं तो समझने के लिए ही पढ़ाते हैं आपके लेवल पे, बट वो गलत है प्राइमरी और सेकेंडरी बोलना, क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर का यूज अलग अलग हो जाता है। कभी इधर से सप्लाई देंगे, कभी उधर से सप्लाई देंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फिर मुश्किल हो जाएगा डिफाइन करना, है ना। प्राइमरी बाई सेकेंडरी अगर लिख दोगे तो कभी ये वाला प्राइमरी होगा, कभी ये वाला प्राइमरी होगा। अगर इधर से सप्लाई दिया और उधर से लोड ले लिए तो प्राइमरी बाई सेकेंडरी करेंगे तो ये बाई ये, और अगर इधर से सप्लाई दे दिए तो फिर प्राइमरी बाई सेकेंडरी करेंगे तो ये बाई ये। तो पता चलेगा कि मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है बेटा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। वो मैं कैलकुलेट करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यों होता है। 1 से कम गलत माना जाता है, वो नहीं होता। स्टैंडर्ड है वो, आप लिख सकते हो, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, बट वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं बात ट्रांसफार्मर की। हमने क्या बोला, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी लेता है और दूसरे सर्किट को दे देता है। एक सर्किट से लिया और दूसरे सर्किट को दे दिया विदाउट चेंजिंग इट्स पावर एंड फ्रीक्वेंसी थ्रू द मैग्नेटिक मीडियम। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए बेटा हम एक कोर लेते हैं। सबसे पहले तो कोर, जैसे सोलेनॉइड लपेटे थे ना, बिल्कुल सोलेनॉइड ही है, या और कुछ नहीं है। सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों लेते हैं, आपको पता ही है कि सबसे अच्छा मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। स्टील भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि स्टील परमानेंट मैग्नेट है। एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गया तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा फिर। लेकिन यहाँ AC है, पॉजिटिव निगेटिव, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो स्टील में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर बेचारा सॉफ्ट होता है, वो अलाउ कर देता है। सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, अपने अंदर रखने की कोशिश करता है, बाहर कम जाने देगा, लीकेज कम होने देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रखता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यही होता है, ठीक है ना। तो हम ये मान लो कि सोलेनॉइड है, दूसरा सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड की वजह से बेटा उसके अंदर में क्या हो गया, जब वाइंडिंग लपेट देंगे और इसमें अगर करंट की सप्लाई दिए, ऐसे इस तरफ से सप्लाई दे दिए बेटा, ठीक है ना। तो सप्लाई दे दिए तो इसमें करंट फ्लो करने लगा। जब करंट फ्लो करने लगा, देखो वाइंडिंग की पोलैरिटी वगैरह भी बहुत सारी चीज होती है। डॉट प्रोडक्ट, इसमें डॉट कन्वेंशन होता है, डॉट से इन और डॉट से आउट। उसमें भी इंडिया में बहुत सारे बुक हैं जो गलत पढ़ाते हैं, मैक्सिमम गलत ही पढ़ाते हैं, एक ही दो है जो सही पढ़ाता है। तो आपको उस लेवल पे जानना नहीं है तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। यहाँ से इन करेगा इस डॉट से, और इस डॉट से करंट लीव कर जाएगा। सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सोर्स और लोड का कॉन्सेप्ट बेटा फॉलो होगा। ये सोर्स है, ठीक है ना, हम यहाँ से सप्लाई दिए करंट, ये सोर्स है तो ये लोड की तरह बिहेव करेगा, ये लोड की तरह बिहेव करेगा ना बेटा। ये सोर्स है, इसको दिया तो ये वाला वाइंडिंग लोड हो गया। अब इसमें आ रहा है, ये कॉइल है, करंट फ्लो किया ना, जब करंट फ्लो कर रहा है बेटा ऐसे सर्कुलर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो ऊपर की ओर डायरेक्शन में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बन गया और इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पाथ मिला हुआ है, ये इसी में घूमेगा। आप इसको रास्ता मिल गया, आप जाएगा, और ये सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, आके इस वाले वाइंडिंग में लिंक कर जाएगा ऐसे। जब ऐसे लिंक कर जाएगा इस तरह से, तो करंट का डायरेक्शन फिर इधर की ओर, तो करंट का डायरेक्शन बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला वाइंडिंग सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि इसमें इटसेल्फ लिंक किया है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। और ये जब सोर्स होगा तो ये लोड होगा।
तो ट्रांसफार्मर में कुल मिला के यही है कि एक वाइंडिंग सोर्स बनेगा, एक वाइंडिंग लोड बन जाएगा, ठीक है ना। जिधर से सप्लाई दोगे उधर की वाइंडिंग लोड, क्योंकि वो उससे लिया और अगले वाले को सोर्स बना के दे दिया, मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू दिया एनर्जी और ये फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर इसी में वो घूमते रहता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है हमारा। तो बेटा यही कहने का कुल मतलब हो गया। अब बात करेंगे इस पे कि अच्छा यहां से जो फ्लक्स जनरेट हुआ, ये जो फ्लक्स बना बेटा, वही वाला फ्लक्स यहां से जाते 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 इस वाइंडिंग में गया है। यानी प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वही सेम सेकेंडरी में लिंक किया है, वही वाला बी गया है ना बेटा, वही मैग्नेटिक फील्ड गया है। तो फाई हमारा फ्लक्स जो है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर आप लोग उतार लिए हो तो मैं ये डिफिनीशन को हटा देता हूं, यहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिगर रहेगा तो समझ में आएगा, आप इसको उतार लेना, मैं इसको भी हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज से हम स्टार्ट किया, हमने लो वोल्टेज से दिया। लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग पहचानने का तरीका होता है, जिधर बेटा नंबर ऑफ टर्न कम, जिधर नंबर ऑफ टर्न कम उधर लो वोल्टेज वाइंडिंग, जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उधर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। स्टेप अप और स्टेप डाउन पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग जान लो। जिधर नंबर ऑफ टर्न कम उधर लो वोल्टेज वाइंडिंग, जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उधर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो हम फ्लक्स की बात करें, हमने बोला कि अच्छा इस सोलेनोइड के कारण हमारा सोलेनोइड की तरह ही बिहेव करेगा, और सोलेनोइड आप लोग अच्छे से जानते हो, पारंगत हो, सारे वैल्यूज आप उसके पढ़ चुके हो। तो सर ये जो निकलेगा सेम इसमें लिंक करेगा, यानी जो फ्लक्स लो वोल्टेज वाइंडिंग में है वही वाला फ्लक्स सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग में भी है। तो सर आप लिख सकते हो फ्लक्स फ्लक्स इन ईच टर्न, हर एक टर्न में फ्लक्स इन ईच टर्न इन लो, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ लो वोल्टेज, WDG का मतलब वाइंडिंग, शॉर्ट में मैं बहुत चीजें लिख देता हूं। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग इज इक्वल टू फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग। दोनों का बराबर होगा और ये दोनों मिला के बेटा होगा फाई, यानी सेम ही फाई है जो यहां से जनरेट हुआ और यहां घुसा। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर फिर इसका यूज क्यों करते हैं, ये तो पावर को भी सेम रख रहा है, फ्रीक्वेंसी को भी सेम रख रहा है, सब कुछ रह रहा है, फिर ये इसका यूज ही हम क्यों करते हैं। हम आते हैं उसमें बेटा यूज पे, क्यों करते हैं यूज, पावर का सेम रखते हैं। तो इधर लो वोल्टेज वाइंडिंग बोल, उधर हाई वोल्टेज बोल रहे हैं, यानी कि इधर का वोल्टेज कम है उधर का वोल्टेज ज्यादा है। बात से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा वोल्टेज कम और ज्यादा करने के लिए तो कहीं नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा आ रहा है दिमाग में तो सही आ रहा है ख्याल। फिर हम आगे बात करेंगे, इस डिटेल में करेंगे। तो सर हमारा फ्लक्स फाई है और बी के बारे में हमने सोलेनोइड में पढ़ा था सर। बी इज इक्वल टू, आप बताए थे सोलेनोइड के केस में म्यू नॉट इंटू एन आई। ये सर आप ही पढ़ाए थे और हम लोगों को याद है। तो याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भूल गए हैं वो याद कर ले। किसके लिए है बेटा, सोलेनोइड के लिए है, यानी इस तरह का केस के लिए है। तो आपने अभी फाई पे बात करेंगे। इस फाई को हमें क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। अब फाई को जब फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बी जो फाइंड करते हो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पर यूनिट एरिया, जो सेलेक्टेड एरिया है आपका
उससे परपेंडिकुलरली। फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, या मैं अभी यहीं पे बता देता हूं फ्लक्स किसको बोलते हैं। जैसे जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेलेक्टेड एरिया जो है आपका, उस एरिया के परपेंडिकुलरली जितना, परपेंडिकुलरली बेटा, परपेंडिकुलरली, जो परपेंडिकुलर नहीं होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना, कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1 देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलरली जितना निकलता है उसी को बोलते हैं फ्लक्स, यानी फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए होता है बेटा, और बी ए कॉस थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और परपेंडिकुलरली मैं बोल रहा हूं, यानी क्या हो जाएगा सर, ए कॉस थीटा। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये क्यों लिख रहा हूं, देखो कैसे, यहीं पे मैं बता देता हूं। जैसे ये हो गया लाइन बेटा, और इसमें ऐसे थीटा एंगल पे हमने पास करा दिया, थीटा एंगल पे, जैसे ये रहा, कहीं कुछ, हाँ 1 मिनट दिखाता हूं आपको, है ये रहा। अब देखो, हमने बोला कि अगर परपेंडिकुलर पास करेगा इस एरिया से, इसी को फ्लक्स बोलेंगे। तो ये कर गया ऐसे टिल्ट, बोल रहा है परपेंडिकुलर नहीं जाएंगे, तो इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे बेटा, एक तो परपेंडिकुलर, एक इधर। तो इधर वाला तो पास नहीं करेगा, ये तो गया, लेकिन इधर से अगर थीटा एंगल बना रहा है ये एरिया वेक्टर के साथ, ये वाला बी, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा, बी कॉस थीटा होगा ना, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली। तो हम ये मान लेते हैं कि थीटा पे जा रहा है, वहीं से ये वाला आता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो वो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, आप लेक्चर नंबर 1 देखना, ये माई का ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू सर बी डॉट ए होता है हम लोगों का, और यहां पे बी ए लिखते हैं, फाई इक्वल टू बी ए, ठीक है सर ना। एरिया की जगह पे एरिया वेक्टर होता है, डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, और एरिया वेक्टर जिधर टूट जाएगा उधर, और उसी को हम लोग बाद में कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है, वो वहां पे हम लोग चर्चा कर दिए हैं। तो फाई जो है सर, ये बी है, वो वेरिएबल है, फाई जो होगा सर वो वेरिएबल होगा। फ्लक्स कैसे वेरिएबल होगा बेटा, फ्लक्स जो कैसे वेरिएबल होगा, एक तो देखो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम ही होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का क्या है, ए है, ए है कि नहीं है। और मैंने क्या बोला, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, ईच टर्न यानी एक टर्न में जितना, तो इधर नंबर ऑफ टर्न कम, इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है ना बेटा। तो फ्लक्स, इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वेरी कर जाएगा इससे। तो सर बी तो सेम है, लेकिन फ्लक्स वेरी करेगा, है ना। वही तो निकालना है कि इधर साइड कितना फ्लक्स होगा, इधर साइड कितना फ्लक्स होगा, वो मैं निकाल के दिखाऊंगा। फाई जो है सिर्फ एक टर्न का है, और इधर नंबर ऑफ टर्न अगर n1 होगा, इधर नंबर ऑफ टर्न n2 होगा, तो n1 इंटू फाई, इधर n2 इंटू फाई, यानी बदल जाएगा। तो सर ये जो है वो वेरिएबल है हमारा बी ए। तो एक चीज अब आपसे डिस्कस ये करना है कि जब हम बी ए करेंगे और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू एन आई होगा ना, म्यू नॉट इंटू एन आई, और ए हो जाएगा ये। तो यहां से आप फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और ज्यादा हमें फ्लक्स में जाना नहीं है, हम लोग यहाँ पे फाई फाई ही चर्चा करते आते हैं। तो देखो फाई अगर लिखोगे आप लो वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ, कि सर फाई लो वोल्टेज वाइंडिंग का आप फाई लिखो, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ फाई लिखेंगे तो सर एन लो वोल्टेज, एन लो वोल्टेज यानी नंबर ऑफ टर्न इन लो वोल्टेज इनटू एक टर्न के लिए जितना है उतना, ठीक है ना। तो सर इधर जो ईएमएफ हमारा बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब फ्लक्स जब कट करता है बेटा, फ्लक्स होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना।
तो ईएमएफ जनरेट होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स कट कर रहा है। तो इसके वजह से जो ईएमएफ बनेगा बेटा लो वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? डी फाई बाई डी टी। क्या लिख सकते हो आप? डी फाई बाई डी टी। और फाई के जगह पे क्या लिख सकते हो अभी? एल फाई, ये क्या है हमारा? फाई लो वोल्टेज, सॉरी फाई क्या है? लो वोल्टेज। और इसको आगे चलेंगे, पुट करेंगे डी इन लो वोल्टेज इंटू फाई बाई डी टी, तो इक्वल टू हो जाएगा एन लो वोल्टेज एन एल भी, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग टू डी फाई बाई डी टी। ये हो जाएगा बेटा लो वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ ईएमएफ। अब मैं एक चीज आपको यहां पे समझा देना चाहता हूं, क्या गलत पढ़ाई होता है इंडिया में, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की चीज बता रहा हूं। मैक्सिमम लेक्चर्स में देखोगे टीचर्स बोर्ड पे आके पढ़ा के चले जाते हैं, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। रियली में बहुत सारी बुक हैं, मैं नाम लूंगा तो ऑथर्स की बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जिनकी बुक है। इंडिया में नागरथ एंड कोठारी की बुक पढ़ो, आईआईटी दिल्ली के हमारे प्रोफेसर थे कोठारी सर, अभी भी हैं, उनकी बुक पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। अदरवाइज आप फिट्जार्ड एंड किंग्सले की बुक है, मैकफर्सन की बुक है, डेल टोरो की बुक है, जाओ आप देखो, IEEE पे जाओ कि दुनिया क्या फॉलो करती है, स्टैंडर्ड क्या माना जाता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आप लेंज लॉ पढ़े होगे, कॉज का अपोज। यहां पे जो पढ़ाई होता है इंडिया में बेटा, वो माइनस लिया जाता है, सारे टीचर्स माइनस पढ़ाते हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर सकते इसकी पोलैरिटी विदाउट डिसाइडिंग द पोलैरिटी ऑफ दिस वाइंडिंग। बिना इस वाइंडिंग के पोलैरिटी को डिसाइड किए हुए आप इसकी पोलैरिटी डिसाइड नहीं कर सकते। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में, जो पढ़ाई होती है बेटा, वो पोलैरिटी मानते हैं कि इधर प्राइमरी लिख देता है लोग। ठीक है, हम भी प्राइमरी मान लिए कि हाँ जिधर से दे रहे हैं प्राइमरी है, चलो वर्ड है वो समझने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी। हमने इधर से दिया तो डॉट से इन किया बेटा, डॉट से क्या हुआ? इन किया। और यही पोलैरिटी हर जगह पढ़ाई होती है। और इस पोलैरिटी के लिए अगर आप लिखोगे ईएमएफ, तो वो ना कि माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक है ना? वो शॉर्ट सर्किट करके मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा अभी लेंज लॉ से। ठीक है ना? लेंज लॉ जब भी प्रूफ करना होगा तो सोर्स को निकालना, यहां शॉर्ट सर्किटिंग कर देना और देखना कि क्या, अगर जैसे अब इसमें क्या हो गया, ये लोड हो गया ना, और जैसे ही यहां पे शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे, यानी यहां पे क्या करेंगे, सोर्स को हटा के एक लोड को लगा देंगे, तो ये कॉइल क्या है, चार्ज की तरह बिहेव करता था, इसको यहां से हटा लेंगे, फिर ये करंट का डायरेक्शन देखना इधर हो जाएगा, ये पॉजिटिव से निकलने लगेगा, इधर इन करने लगेगा, वो एकदम सेम शो करेगा वो। समझ गए ना? आप, मैं करके दिखा सकता हूं आपको, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसा मानो अगर कोई निगेटिव पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है बेटा, मत पढ़ना वो। ठीक है ना? फाड़ के फेंक देना वैसी किताबें यार, जो चीज, बहुत सारी चीजें यहाँ गलत पढ़ाई जाती है इंडिया में, अंधा दौड़ है। ठीक है ना? लोगों को जानकारी नहीं होती है, बुक पढ़ के आ जाते हैं और फिर बहस करेंगे। कोई अगर ऐसा बहस करे उसको बोलना, जाओ दुनिया क्या फॉलो करती है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना। मैं नाम बता देता हूँ, डेल टोरो की बुक है, मैकफर्सन की बुक है, फिट्जार्ड किंग्सले की बुक है, नागरथ एंड कोठारी साहब की बुक है, आप पढ़ो। इंडियंस बुक पढ़ोगे ना, बहुत सारे हैं, तो उसमें गलत है। या फिर IEEE स्टैंडर्ड जाओ, नेट पे जाके चेक कर लो यार दुनिया क्या फॉलो करती है। आजकल तो आप लोगों के पास गैजेट्स हैं, स्टैंडर्ड मारना पता चल जाएगा। लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग यूज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी यूज नहीं होता। दूसरी चीज ये पॉजिटिव यूज होती है। आप सब जगह निगेटिव ही दिखाई दोगे, मैक्सिमम लोग लिखे हुए हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वही होता है। शॉर्ट सर्किटिंग करोगे तो इस पोलैरिटी के लिए तो ये नहीं होगा। ठीक है? तो यहां से हम ऐसे चलेंगे बेटा, इन लो वोल्टेज टू डी फाई बाई डी टी। इसी तरह से अगर हाई वोल्टेज के लिए भी लिखेंगे बेटा, यहां से हम हाई वोल्टेज तो कुछ नहीं है, एन एच भी हाई वोल्टेज इंटू फाई हो जाएगा। और सेम अगर ईएमएफ लिख देंगे हाई वोल्टेज के लिए तो कितना हो जाएगा हमारा, इसी तरह से हाई वोल्टेज तो हो जाएगा एन हाई वोल्टेज इंटू डी फाई बाई डी टी।
ठीक है ना। फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होता है, हम इसमें आपको दिखा सकते थे प्रूफ करके, किसी दिन मैं कभी डिस्कस कर दूंगा डाउट क्लासेज वगैरह में। तो ये इस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं। तो अब सर ये हो गया लो वोल्टेज का ईएमएफ और हाई वोल्टेज का ईएमएफ। तो सर अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, अगर सर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा? लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज बाई लो वोल्टेज अगर करेंगे, चलो ऐसे करो, ई हाई वोल्टेज बाई ई लो वोल्टेज वाइंडिंग इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई से डी फाई कट जाएगा, यानी एन हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई एन लो वोल्टेज। इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नंबर ऑफ टर्न इन हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न इन लो वोल्टेज। अब इसमें से प्राइमरी चाहे किसी को भी बनाओ, सेकेंडरी किसी को भी बनाओ, लेकिन अगर मान लिया कि इसको प्राइमरी बना देंगे फिर भी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा इधर ही रहेगा, है ना। या प्राइमरी इसको बनाएंगे फिर भी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा इधर ही रहेगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है बेटा, गलत मत पढ़ना। मैं बोला ना ट्रांसफार्मर में 90% चीजें गलत पढ़ाई होती है इंडिया में, तो ऐसा नहीं करना है। ये ऑलवेज हाई वोल्टेज बाई लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। तो वहां से वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो गया, ईएमएफ का हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलते हैं जिसमें कोई लॉस नहीं हो, आइडियल ट्रांसफार्मर ने क्या बोला? विदाउट चेंजिंग इट्स पावर। अगर हम पावर चेंज नहीं करेंगे बेटा, पावर चेंज नहीं करेंगे क्या कहने का मतलब हो गया कि लो वोल्टेज में करंट जो है, यहां पे जो करंट आया वो ELV, ये क्या हो गया बेटा? ईएमएफ है इधर का, और इसमें जो करंट आया वो भी लो वोल्टेज का करंट है हमारा। मान लो कि ELV इंटू ILV, ये हो गया पावर इधर का। फिर इधर आएंगे लो वोल्टेज करंट, फिर इधर आएंगे लिखेंगे EHV इंटू IHV, हाई वोल्टेज का पावर। यही होगा ना, पावर अगर चेंज नहीं होगा, बीच में कोई ड्रॉप नहीं होगा। ऐसे होता है ड्रॉप, लॉसेस होता है, मैं उस पर बात करूंगा, लॉसेस पे अच्छे से बात करूंगा। तो ये पावर हो गया सेम। तो कहने का मतलब हो गया कि सर EHV बाई ELV इज इक्वल टू ILV कौन IHV, है ना। अगर सर ये दोनों बराबर हैं और वोल्टेज कम है, ईएमएफ कम है, लो वोल्टेज अगर है तो करंट हाई होगा पक्का, तभी इसका बराबर होगा। और इसमें अगर वोल्टेज हाई है तो करंट कम होगा, है ना, क्योंकि पावर तभी सेम होगा। क्योंकि एक इसमें कॉस थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां लोड नहीं है, ये वाला लोड नहीं है, इसमें कोई लोड नहीं लगा, इसलिए ट्रांसफार्मर को ऑलवेज केवीए में रेटिंग दिया जाता है। किलोवाट में रेटिंग वही मिलता है जहां पे लोड होता है, और जो लोड होता है उसमें पावर फैक्टर आता है। मोटर वगैरह किलोवाट पे आता है, 1 किलोवाट, ये 2 किलोवाट, क्यों? क्योंकि वहां पे पावर फैक्टर आता है, वाइंडिंग वो एज अ लोड बिहेव करने लगता है। लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है, ट्रांसफार्मर में केवीए में होता है, 1 केवीए, 2 केवीए, 3 केवीए, समथिंग समथिंग केवीए, जो भी हो जाएगा, एमवीए, वाट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे पावर फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। तो सर ये जो है, जिस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगा उस तरफ करंट कम होगा। तो अब यूज कुछ कुछ पता चल रहा है सर, अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए और करंट कम चाहिए तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे और स्टेप अप कर देंगे। स्टेप अप कहने का मतलब हो गया कि वोल्टेज को बढ़ा दिए, स्टेप अप यानी कम वोल्टेज था उसको अप कर दिए, उसको स्टेप अप, है ना। और स्टेप डाउन यानी ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज कर देना। तो स्टेप अप करेंगे कैसे? जिधर लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा बेटा उधर से सप्लाई दे देंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग से सप्लाई दे देंगे। तो ज्यादा वोल्टेज वाइंडिंग क्या है, ज्यादा टर्न जिधर रहेगा उधर वोल्टेज ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। और स्टेप डाउन करना होगा, अगर ज्यादा वोल्टेज को कम करना है तो इधर से फिर दे देंगे, इधर ऑलरेडी ज्यादा वोल्टेज है, नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएगा, लेकिन करंट उसी अनुसार वेरी कर जाएगा। वोल्टेज ज्यादा करोगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट ज्यादा करोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, समझ गए ना। और हम अपने अनुसार यूज हम लोग करते हैं उसको। तो देखो हम लोग करते क्या है, अभी जो होता है करंट ज्यादा होता है तो कंडक्टर मोटा चाहिए हमको, करंट को फ्लो कराने के लिए। कंडक्टर जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, मोटा कंडक्टर रहेगा तो एरिया ज्यादा रहेगा उसका, क्रॉस सेक्शन, तो ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा। तो गांव में आप जाना, गौर करना, जहां आपका ट्रांसफार्मर होगा, ये जो 11 kV का जो आया है
वो वायर पतला होता है और जो गांव में घूम रहा है ना वो उसके बनिस्बत मोटा होता है, हल्का। 11 kV से 440 पे आ गया है वो, तो उधर करंट कम था और वोल्टेज ज्यादा था, इसलिए वायर पतला भी रखेंगे तो चलेगा क्योंकि कम करंट है। और इधर क्या हो गया, करंट ज्यादा हो गया और वोल्टेज कम हो गया, तो ज्यादा करंट जब फ्लो करेगा तो हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए, इसलिए हम वायर मोटा कर देते हैं। और ज्यादा करंट फ्लो करने के लिए मोटा वायर भी चाहिए, है ना, मोटा वायर भी तो चाहिए, ज्यादा करंट फ्लो कराना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भाई वायर भी मोटा चाहिए, इसलिए इधर वाला वायर मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है। समझ गए ना, वो देखना कभी गौर करके, वो होता है प्रैक्टिकली। तो इस तरह से है सर इसमें लो वोल्टेज, और यहां से यही वाला रिलेशन में आप लिख सकते हो NHV बाई NLV। HV मतलब हाई वोल्टेज, LV मतलब लो वोल्टेज। सर ये रिलेशन होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग बोलते हैं कि इस रेशियो से हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब चाहे किसी को भी प्राइमरी सेकेंडरी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिधर से सप्लाई दोगे उसको प्राइमरी बोलते हैं। अब मेरी मर्जी, हम किधर से भी सप्लाई दे देंगे, है ना, लेकिन यहां पे क्यों चेंज करें, ये ऑलवेज हाई वोल्टेज बाई लो वोल्टेज ही होता है, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग भाई लो वोल्टेज वाइंडिंग ही होता है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑलवेज ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। जेई में, नीट में कहीं पूछे तो आप यही करना, यहीं पे फंसाया जाता है, क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है ना, तो गलती मत करना। तो ये कुल मिला के आपका कैलकुलेशन है इसका। फिर इस पे बात करेंगे हम, इसमें क्या लॉसेस होते हैं, है ना, क्या इफिशियंसी इसकी होती है, क्योंकि ये तो आइडियल केस में हम माने जब कोई लॉस नहीं है, ये आइडियल केस है बेटा, कोई लॉस नहीं है तब, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना कुछ तो लॉस जरूर होता होगा। इसमें भी ये सोलेनॉइड में तो बाहर समथिंग तो जाता ही था, सारा थोड़ी ना लाइंस ऑफ फोर्स इसी से गुजर जाएगा, इसके बाहर थोड़ा थोड़ा लीक तो जरूर करेगा, लीकेज फ्लक्स तो जरूर होगा, है ना कुछ फ्लक्स लीक कर जाएगा। जैसे बहुत सारा मैक्सिमम आयरन कोर है ना, सॉफ्ट आयरन कोर है, तो ये ज्यादा से ज्यादा फील्ड को क्या करना चाहेगा, लाइंस को अपने अंदर रखना चाहेगा, पकड़ के रखेगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो इधर से लीक करेगा ही, है ना, इधर उधर से लीक तो कर ही जाएगा। तो फ्लक्स सर जो फाई है वो उसमें कुछ लीकेज फ्लक्स भी हो जाएगा, तो वो भी लॉस होगा। ये सर मटेरियल है, इसमें भी लॉस होगा, ये वाइंडिंग है, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, तो उसका भी लॉस होगा। तो सर कुछ तो लॉसेस जरूर होंगे, प्रैक्टिकली होते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम इसके लॉसेस पे बात करेंगे। इसके लॉसेस पे बात करते हैं हम लोग, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या क्या लॉसेस होता है। आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं यहीं पे लॉसेस समझाऊंगा, फिगर बने रहने दो आप लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं इसे हटा देता हूँ, लॉसेस की चर्चा मैं यहीं कर दूंगा ताकि फिगर में मुझे समझाने में आसानी हो जाए। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, आप हेडिंग डालना, एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, टीएफ मतलब ट्रांसफार्मर। कहां लॉस हो सकता है बेटा, ये देखना है। सबसे पहली चीज तो इसमें दो तरह की चीज नजर आ रही है हमें, एक तो सर ये कॉपर का वायर और दूसरा ये आयरन का कोर, इसको बोलते हैं बेटा कोर, ठीक है ना, कोर तो लिख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, इसको कोर बोलते हैं। तो ये तो सर वायर दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है और कोर दिख रहा है, दो ही चीज तो अंदर में है, और इन दोनों में लॉस होगा सर। तो दो तरह के लॉस होंगे सर, इन दोनों में लॉस होंगे। एक लॉस होगा सर कॉपर लॉस, दूसरा होगा सर आयरन लॉस। इसमें जो ड्रॉप होगा उसको कॉपर लॉस बोलेंगे, और इसमें जो कोर में जो ड्रॉप होगा उसको आयरन लॉस बोलेंगे सर। चलो अब कॉपर लॉस किसको बोलेंगे। अब बेटा ये वायर है ना, तो इसका वायर का रेजिस्टेंस होगा, बिना रेजिस्टेंस के वायर तो होगा नहीं, कंडक्टर है, कॉपर का है, भले ही मिनिमम रेजिस्टेंस है बट है। कॉइल का रेजिस्टेंस है आपके पास, तो कॉइल का रेजिस्टेंस अगर है बेटा बहुत कम भी अगर है तो आपको इसमें हीट का लॉस हो जाएगा।
ठीक है ना, हीट लॉस हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी होता है ना। तो आप अगर लिखो कि करंट अगर आई है तो इधर भी आर बेटा, इधर भी आर, तो ये वाइंडिंग का आर डब्ल्यू, ये वाइंडिंग का है रेजिस्टेंस, और टी जितने टाइम तक जाएगा उतना हीट लॉस हो जाएगा बेटा। तो रेजिस्टेंस, उस क्वाइल के वायर के रेजिस्टेंस के कारण जो आई स्क्वायर आर टी जो ड्रॉप होगा हमारा, जो हीट का लॉस होगा, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। और वो डिपेंड करता है, अगर लोड ज्यादा बढ़ा देंगे बेटा तो ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, और ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा तो ज्यादा ड्रॉप होगा, ज्यादा समय के लिए होगा तो ज्यादा ड्रॉप होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा। ठीक है ना, फुल लोड है, हाफ लोड है, क्या है, फुल लोड हाफ लोड बोलते हैं तो इसी करंट को आधा है, 1/4 लोड है तो 1/4 करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कितना करंट ले रहे हैं, है ना। उतना डीप कैलकुलेशन में आपको जाना नहीं है, बस देखना है कि लॉस क्या होता है। वाइंडिंग में जो लॉस हुआ वो इसके रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, और आई स्क्वायर आर टी। आयरन लॉस जो है, अब देखो बेटा एक चीज कर सकते हैं, इसको कैसे मिनिमाइज हम करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे। तो रेजिस्टेंस कम करने का तो सबसे बेहतर तरीका है कि हमने सर कॉपर ले लिया, कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, ऑलरेडी एक रेमेडी हम लोग अपना चुके हैं। और दूसरा तरीका है सर कि वायर को मोटा कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रोयल बाई ए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, थिक वायर ले लेंगे, क्या करेंगे, थिक वायर। लेकिन थिक वायर ले लेंगे हम लोग, तो एक चीज देखना है, करेंट जिधर ज्यादा होगा, करेंट जिधर ज्यादा होगा उधर ही थिक वायर की जरूरत होगी ना, उधर ही का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उधर ही ड्रॉप ज्यादा होगा। और जिधर करेंट ऑलरेडी 0.5 है तो उसका स्क्वायर और कम, उसमें थिक वायर लेने की जरूरत नहीं है। तो जिधर बेटा हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा, जिधर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा उधर तो करंट ऐसे ही कम है, करंट ऐसे ही कम है, इसका स्क्वायर वैसे ही कम हो जाएगा। तो जब करंट ऑलरेडी कम है तो उधर थिक वायर लेने की जरूरत नहीं है। पता चला जितना लॉस हो रहा है उससे ज्यादा आपका खर्चा लग गया है ना वायरिंग को उतना, क्योंकि वायर ज्यादा है, उधर का पूरा वायर वो मोटा करना पड़ जाएगा आपका ट्रांसमिशन लाइन में 11 के भी का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको करना नहीं है। ठीक है ना, तो सर सिर्फ थिक वायर उधर ही लेना है जिधर वोल्टेज कम है और करंट ज्यादा है, तो लो वोल्टेज साइड हम कर लेंगे। हमारे गांव के तरफ जो लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है बेटा, 11 के भी आता है और गांव में 440 हो जाता है, यानी हम इधर से सप्लाई देते हैं, इसीलिए इधर वाला पतला इधर वाला मोटा हो जाता है वायर। ठीक है ना, तो थिक वायर ले लेंगे, लेकिन किधर लेंगे, जिधर करंट हाई हो, जिधर क्या हो, करंट की वैल्यू हाई हो उधर ही। तो किधर, लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू हाई होती है, तो लो वोल्टेज साइड में हम वायर को क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे, तो हीट लॉस को हम कम कर सकते हैं। एक तो कॉपर पहले ही ले लिए हैं। आयरन लॉस जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है, आयरन लॉस जो है वो दो तरह का है। दो तरह का कहने का मतलब हो गया, एक तो हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस, दूसरा ईडी करंट, ईडी करंट। ठीक है ना, दो तरह के लॉस होते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व, BH कर्व, IH कर्व आप लोग पढ़े हो, अभी मैं इसी चैप्टर में डिस्कस किया हूं। IH कर्व, हिस्टेरेसिस, क्या वो अपने लेवल तक जाएगा, मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा और उसी लूप में घूमते रहेगा। तो बेटा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का खेल चलता रहेगा। सबसे पहले हिस्टेरेसिस को समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, AC है, AC आता है तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है ना, पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव फिर निगेटिव, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा, इसमें AC है तो डायरेक्शन बेटा चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑल्सो भी चेंज्ड। जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। और स्टेट पढ़ाए थे, ये पढ़े थे, अभी तक तो डिस्कस करते आ रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ये कंटिन्यूअसली होगा, यहीं पर लिख दो कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो तो होते रहेगा, कंटिन्यूअसली होते रहेगा चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे में होते रहता है। तो बेटा पोलरिटी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, चेंज हो रहा है ना बेटा। अब पोलरिटी बार बार बदल रहा है तो इसके वजह से स्कोर में लॉस होगा। हिस्टेरेसिस कर्व जितना बढ़ेगा उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि एरिया जितना बड़ा होता है उसका उतना ही वर्स ड्रॉप होता है, एनर्जी का ड्रॉप माना जाता है। अब बार बार आप पॉजिटिव निगेटिव करोगे तो वो डायरेक्शन बदल रहा है, उसके वजह से लॉस होगा, उसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। जो ड्रॉप होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो हमारा ड्रॉप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ईडी करंट लॉस क्या है। अब इसको बचाने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए बेटा हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर ऑलरेडी लगा चुके हैं, वो सबसे मिनिमम हिस्टेरेसिस लॉस उसमें होता है। स्टील क्यों नहीं लेते हैं ये बता दिया कि वो परमानेंट मैग्नेट की तरफ बढ़ चलता है और ये चेंज सॉफ्ट होता है, ये चेंज उतना बर्दाश्त कर लेगा कि हाँ चल ठीक है, लेकिन फिर भी मिनिमम लॉसेज होता है इसमें। दूसरा होता है बेटा ईडी करंट लॉस। अब ईडी करंट क्या होता है, अब देखो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ठीक है ना। और कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, फैराडे लॉ से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। तो बेटा ईएमएफ जो है, ईएमएफ भी क्या होगा, चेंज होगा सर, इंड्यूस्ड, ये सॉरी चेंज नहीं होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सॉरी, फैराडे का एक लॉ ये भी था ना कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बेटा, इस आयरन में, ना कि इसमें तो हो ही रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है और इस कोर में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड कर जाएगा। याद करो मैंने एक दिन आपको लाइव लेक्चर में पढ़ाया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। एक तो चार्ज के कारण बनता है, उसके कारण भी बनता है। उसका एग्जांपल है बेटा, देख लो, एक ट्रांसफार्मर के कोर में बनता है ना। एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि जब ऐसे ही चेंज होगा, कंटिन्यूअसली बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड इसमें, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा बेटा। और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा तो इस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट उसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं उसको। जहां पे ईएमएफ आ जाएगा वहां पे करंट आ जाएगा बेटा, यानी इसमें करंट आ गया, इस वाले कॉइल में क्या आ गया, करंट आ गया बेटा। और जब करंट आ गया बेटा, तब समझ लो कि लॉसेज शुरू हो गया, क्योंकि करंट आया तो ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है। और मान लो कि इसका रेजिस्टेंस आरसी कुछ भी तो होगा, चाहे जो हो। ये जो एडी करंट होता है इसका एक प्रॉपर्टी आप जान लो, ये सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो सर्कुलर पाथ का होता है, घूम घूम के आता है, ठीक है ना, सर्कुलर इन नेचर होता है। तो आएगा, अब मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना बेटा, और जब रेजिस्टेंस होगा तो IED का स्क्वायर RC इंटू T, यही हो जाएगा ना बेटा। तो इसके वजह से ईडी करंट में लॉस हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उसको कैसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए बेटा एक चीज यूज किया जाता है, लेमिनेटेड कोर। पहले तो इसको लेमिनेट कर दिया जाता है, और ये एक सिंगल कॉइल नहीं लेते हैं हम लोग। कोर जो होता है सिंगल कॉइल नहीं होता, प्लेट होता है। देखना छोटा खिलौना वगैरह तोड़ते हो तो उसमें जो ट्रांसफार्मर निकलता है वो अलग अलग पत्ती पत्ती के जैसा अलग हो जाता है ना। ELL शेप में होता है वो, देखना ELL उसी शेप में होता है। तो वो एक पूरा का पूरा वो कॉइल ना लेके हम उसको पत्ती पत्ती प्लेट 2D प्लेट लेके चिपका देते हैं, ताकि पूरा सर्कुलर बनने ही नहीं देंगे। ना सर्कुलर बनेगा ना तुम ड्रॉप करोगे, और वो लेमिनेटेड होता है ना। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लेमिनेटेड ले लेते हैं उसको,
और वो पत्ती पत्ती जैसा यूज कर लेते हैं जो कोर होता है चिपकाया हुआ। देखना आप छोटा खिलौना तोड़ते हो तो ट्रांसफार्मर निकलता होगा जो, ठीक है ना। तो उस तरह से हमारा क्या है, एक तो सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड वो जो होता है वो क्या है, इसको लेमिनेटेड कोर सॉफ्ट आयरन यूज कर लेते हैं, लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं, ठीक है ना। लेमिनेटेड कोर यूज कर लेते हैं सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कम चेंज करे, ठीक है ना। तो उसके वजह से बेटा ये हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है हमारा एक तो ये यही वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना कॉपर में, लेकिन कॉपर वाले का हमको यूज नहीं करना है, कॉपर वाले का तो हमारा अलग यूज है। वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो तो हमको यूज का ही काम है, वो तो हमको ट्रांसफर ही करना है। लेकिन इसमें जो हो गया ना वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, सर्कुलर पाथ में रहेगा और वो ड्रॉप करेगा आपको। और इसमें हमको करंट नहीं पास कराना, इसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड को पास कराना है, तो वो अपोज करेगा इसको, फिर उसकी वजह से ड्रॉप होगा। तो ये 3-4 लॉसेज होते हैं बेटा, 3 होते हैं मेनली रूप से जो ट्रांसफार्मर में एनर्जी को ड्रॉप कराते हैं, और इन्हीं को हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। सॉफ्ट आयरन कोर लिए, फिर लेमिनेटेड ले लेते हैं उसको, फिर पत्ती पत्ती के जैसा 2D वो करते हैं और उसको चिपका के ELL शेप में यूज करते हैं ताकि कम हो, सर्कुलर उसको ना बनने दें। इसमें कॉपर ले लेते हैं, जिधर हाई वोल्टेज होता है उधर पतला वायर, जिधर लो वोल्टेज होता है करंट ज़्यादा होता है उधर मोटा वायर करते हैं। तो मिनिमाइज करते हैं उसको, इफिशियंसी अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये टोटल हो गया। इसकी इफिशियंसी बेटा अगर निकालोगे आप इफिशियंसी, तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होता है बेटा, इनपुट पावर इंटू 100। इसी को लिख सकते हो आउटपुट पावर, ज़्यादातर आउटपुट हमको पता रहता है, तो आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इंटू 100, ठीक है ना। इस पे आप निकाल सकते हो, ये जो लॉसेस है वो कॉपर प्लस आयरन, ठीक है ना। कॉपर का ये हो गया, आयरन का वो हो गया हमारा। हिस्टेरेसिस का भी होता है, आपको उतना निकालने के लिए पूछेगा नहीं। तो बस कुल मिला के आपको ट्रांसफार्मर में इतना ही पढ़ना था, इंट्रोडक्शन ही था ये ट्रांसफार्मर का। आप लोग इसे रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एसी चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, फिर ऑप्टिक्स में बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। सायोनारा आप लोग।